हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में स्वागत है। आज अपनी वन लाइनर की जो सीरीज की क्लास है वो नेक्स्ट क्लास है। और आज जो अपने करेंगे वो करेंगे भारत का राष्ट्रपति। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आज जेल प्रेरी का पेपर हुआ है और जेल प्रेरी के पेपर में अपनी जो इस सीरीज से जो क्वेश्चन आए हैं, जो जितने मैंने टॉपिक कराए हैं वो सभी इसी सीरीज से क्वेश्चन आए हैं, मतलब इन्हीं क्लासों से अपने क्वेश्चन आए हैं। अब जो आगे क्लासें आएंगी वो भी आप विश्वास बना के रखें, सभी क्वेश्चन अपने फोर्थ ग्रेड में जितने पॉलिटिकल के 10 क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। जेल प्रेरी में आपने देखा होगा, जिस बच्चे ने मेरी क्लास से लगाई है और जेल प्रेरी का पेपर दे के आया होगा उसको पूरा विश्वास हुआ होगा कि सर ने जो मैटर करवाया है वहां से क्वेश्चन जरूर आए हैं। और लगभग अपने संविधान सभा से क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है, प्रस्तावना से जो क्वेश्चन पूछे वो आ गए हैं। लगभग सभी से टॉपिक से जितने टॉपिक अपनों ने करवाए हैं वहां से सभी से एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए गए हैं और वो सभी आए हैं, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण राष्ट्रपति है, ठीक है, कौन कितना कार्य कर रहा है, कौन प्रथम है, ये सब बातें अपने डिटेल से करेंगे। और इसी के साथ अपने राष्ट्रपति का आज से पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो क्या कहता है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कहता है भी भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में है। तो पहली बात तो याद रखें, देखो दो प्रकार की होती है, एक होती है कार्यपालिका दो प्रकार की है, एक तो है संघीय कार्यपालिका और एक कौन सी है, राज्य कार्यपालिका। कौन सी भी, राज्य की कार्यपालिका, मतलब केंद्र सरकार की और राज्य की। जो संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र की जो कार्यपालिका है वो कहां पर है, ये है भाग नंबर 5 में है। कहां पर है अभी, भाग नंबर 5 में है। और अनुच्छेद की बात करें, आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल यहां पर आते हैं 52 से लेकर लगभग 151 तक। इसके अंदर सब क्या आती है, कार्यपालिका आती है। क्या आती है अभी, संघीय कार्यपालिका आती है। और संघीय कार्यपालिका के अंदर भी जैसे अलग अलग ये जो संघ संघ सरकार है, इसके अंदर भी अध्याय है, 6 अध्याय है। और वो 6 अध्यायों के अंदर अलग अलग अध्यायों के अंदर कार्यपालिका, राज्य वगैरह ये सब परिभाषाएं आ जाती है, ठीक है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के अंदर संघ सरकार का उल्लेख किस अनुच्छेदों में है। तो अभी मैंने बताया 52 से लेकर 151 तक। कहां तक है अभी, 52 से लेकर 151 तक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में यह कहां लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो वो कहां लिखा हुआ, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। ये संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है, तो इस बात को याद रखें। ये संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है, कौन सा, 52। और इसमें एक ही लाइन लिखी है, वो क्या लिखे है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा भी, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें आर्टिकल 52 में है, याद रखें। देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो आपको बताया होगा संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी अपनाई हुई है, संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ग्रहण की है, तो याद रखें ब्रिटेन से ग्रहण की है। कहां से की है भी, ब्रिटेन से ग्रहण की हुई है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो संसदीय शासन प्रणाली वो कहां से ली है, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से कौन सा मॉडल लिया, वेस्टमिनिस्टर मॉडल लिया हुआ। कौन सा लिया भाई, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। तो याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी। तो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में होगी। ऐसा ही क्वेश्चन अजेल प्रेरी के अंदर आया और उसमें क्या पूछा, राज्य की समस्त कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित होगी। तो राज्यपाल में होगी। किसमें होगी, राज्यपाल में होगी। मैंने राज्यपाल टॉपिक करवाया हुआ है, उसमें मैंने बताया था बहुत अच्छे तरीके से। तो वो क्लास देख के गए हो तो वो क्वेश्चन आपने सही किया होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या पूछा गया था, राज्य की कार्यपालिक शक्तियां किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में निहित होती है। और वैसे ही संघ की कार्यपालिक शक्तियां किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में, क्योंकि यह कार्य नाममात्र प्रमुख होता है। किसका होता है भी, नाममात्र प्रमुख होता है, ठीक है। कार्यपालिका का नाममात्र प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, किस अनुच्छेद में यह उपबंध किया गया है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सवय, या तो वह सवय कर सकता है या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाएगा। तो कहां लिखा हुआ है, आर्टिकल 53(1) में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है अभी, आर्टिकल 53(1) में, 53 में, अनुच्छेद 53(1) में क्या लिखा हुआ है कि संघ की समस्त कार्यपालिका किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति उसका प्रयोग सवय या अपने अधीनस्थ के माध्यम से करवा सकता है, ठीक है। याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, याद रखें। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 53(2) में है। कहां पर अभी, आर्टिकल 53(2) में है, मतलब 53(2) में है। कहां पर है, 53(2) में है, याद रखें इस बात को।
आगे देखें, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान, सॉरी डबल लाइन आ गई, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? तो याद रखें, निर्वाचन मंडल से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 54। कौन सा है अभी? 54। 54 के बारे में बता दो। निर्वाचन मंडल क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो निर्वाचन मंडल, किसकी बात करते हैं अभी? निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। और निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन भाग लेता है? तो याद रखें, पहले तो याद रखें, लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है अभी? सॉरी, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। इसके बाद में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और कौन लेता है? तो याद रखें, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, याद रखें। और इसके बाद एक और आपने याद रखना है, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, याद रखें, ठीक है, भाग नहीं लेते। और विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद के भी सदस्य भाग नहीं लेते, याद रखें इस बात को, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा, वापस बता रहा हूं, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आर्टिकल किसमें? 54 में है। 54 में देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा है वो निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन नहीं लेता? तो संसद के मनोनीत सदस्य, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य को राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने के लिए किया गया था? मतलब भाग लेने के लिए शामिल किया गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रखें, 17वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। कौन सा संशोधन किया था अभी? 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचन, जो विधानसभा के सदस्य है वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, याद रखें इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से होता है? रीति मतलब कौन सी रीति अपनाई जाती है? तो याद रखें, अनुपातिक, प्रतिनिधि, एकल संक्रमणीय, गुप्त मतदान प्रणाली। कौन सी बनाई जाती है? अनुपातिक, प्रतिनिधि, एकल संगठन, गुप्त मतदान। देखो इसमें क्या होता है, पसंद के आधार पर, किसके आधार पर? पसंद के आधार पर चुना जाता है, ठीक है, पसंद के आधार पर चुना जाता है, पसंद के आधार पर वीरता दी जाती है। क्या दी जाती है? वीरता दी जाती है पसंद के आधार पर, ठीक है। तो याद रखें, अनुपातिक, प्रतिनिधि, एकल संगठन, गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त याद रखना, क्योंकि कई बार वहां लिखा होता है खुली मतदान प्रणाली, तो खुली नहीं होती, गुप्त मतदान प्रणाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? तो एक सांसद का मत मूल्य 708 होता है। कितना होता है अभी? 708 होता है। देखो सांसद मत मूल्य होता क्या एक्चुअल में? मत मूल्य होता है कि जैसे किसी भी सदस्य, सदन के सदस्य का एक वोट की कीमत कितनी है, वो होता है मत मूल्य। क्या होता है अभी? एक वोट की कीमत कितनी है, ठीक है। तो एक सांसद के वोट की कीमत कितनी है? 708। मतलब वो एक वोट डालेगा, उसके कितने वोट काउंटिंग होंगे? 708 होंगे, ठीक है। वैसे देखो नीचे क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचन में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है? तो 129 होता है। कितना होता है? 129। मतलब राजस्थान के कितने विधायक है? 200 विधायक है। कितने विधायक है? 200 विधायक है, इंटू अपने 129 करेंगे तो कितने वोट राष्ट्रपति में, राजस्थान से कितने वोट डाले जाएंगे राष्ट्रपति में? तो याद रखना 25,800। कितने डाले जाएंगे? 25,800 वोट राष्ट्रपति के चुनाव में डाले जाते हैं। किसके? 200 इंटू 129 करने पर, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 1 25, 25,800 वोट राजस्थान से डाले जाते हैं कहां पर? राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर। इसलिए कहते हैं कि एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129। मतलब एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी है? तो 129 है, ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति निर्वाचन में सबसे न्यूनतम मत मूल्य किस राज्य का है? तो याद रखना सिक्किम का है। किसका भी? सिक्किम का कितना है? 7 है। किसका भी? 7 है। अगर सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक है यूपी का। कितना है अभी? 208 है लगभग, ठीक है। तो याद रखें, सर्वाधिक यूपी का है, न्यूनतम किसका? सिक्किम का। एक सांसद का कितना है? 708। राजस्थान का कितना है? 129। 7 याद रखें इस बात को, ठीक है। ये 4 ही क्वेश्चन बनते हैं और चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन सी जनगणना का आधार माना गया है? मतलब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें जनगणना जो आधार माना गया, मतलब उसकी जनगणना पर ही ये मत मूल्य निकाला जाएगा। तो वो कौन सी जनगणना का आधार माना गया है? 1971 की जनगणना। कौन सी भी? 1971 की जनगणना को आधार माना गया। इसी के आधार पर क्या निकाला जाता है? मत मूल्य निकाला जाता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल किस आर्टिकल में है? देखो पदावधि या कार्यकाल किस आर्टिकल में है, तो याद रखें 56(1) में है। किसमें भी? 56(1) में है। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है अभी? 5 वर्ष होता है। ठीक है, याद रखें। और यह राष्ट्रपति जब तक पद पर रहता है, जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी न चुन लिया जाए या न आ जाए, ठीक है, तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। तो लगभग कितने साल तक बना रहता है? 5 वर्ष तक बनता है। किस आर्टिकल में है? 56 में है। किसमें भी? आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो याद रखें उपराष्ट्रपति को करता है। किसे देता है भी? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। याद रखें इस बात की, ठीक है, उपराष्ट्रपति देता है। इसके बाद में राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति शीघ्रता से किसे देगा? तो याद रखें लोकसभा अध्यक्ष को देगा। मतलब वह पहली बात तो ये 3 चीजें याद रखना, मैं आपको तीनों चीज बताता हूं। त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। सॉरी, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति यह सूचना किसे देगा तुरंत? तो यह सूचना तुरंत किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। पहली बात। दूसरी बात ये याद रखें आप, अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देने के लिए जा रहा है और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है नहीं है, तो किसे देगा? तो भी वह उपराष्ट्रपति को ही देगा। ठीक है, उसके पटल पर रख के आ जाएगा और वहां से वो कहां चला जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास ऑटोमेटिक वो चला जाएगा। कौन सा? त्याग पत्र। ठीक है, तो याद रखें उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर भी अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे तो किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। क्योंकि जो त्याग पत्र दिया जाता है वो किसी व्यक्ति को विशेष को नहीं, उस पद को दिया जा रहा है। ठीक है, तो उस पद को दिया जा रहा है। तो उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो याद रखें अनुपस्थित हो तो भी किसको देगा? उपराष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। याद रखें इस बात को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से आर्टिकल में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा? मतलब आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति जितनी बार बने, कितनी बार भी बन सकता है, कोई सीमा नहीं है। याद रखें राष्ट्रपति बनने की अधिकतम सीमा कोई नहीं है, वह जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे अब तक। डॉक्टर एकमात्र राष्ट्रपति है जो 2 बार क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखें इस बात को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति योग्यता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो याद रखें आर्टिकल 58 योग्यता। अब देखो योग्यता की मैं बता देता हूं आपको कौन कौन सी। एक तो योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक हो। क्या हो भी? भारत का नागरिक हो। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी हो? 35 वर्ष। अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। तीसरी, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, न कि वह सदस्य हो। ठीक है, तो इसकी 3 योग्यता, बाकी क्या है? शर्तें आती है। क्या आती है अभी? शर्तें आती है। तो याद रखें इस बात को, मैं बताता हूं। और यही क्वेश्चन आज कहां पूछा गया था? आज पूछा गया था किसमें? जेल प्रेरी पेपर में यही सेम का सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो याद रखें भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। शायद तक राज्यपाल का आया ऐसा क्वेश्चन, राज्यपाल की योग्यता की शर्तों के बारे में पूछा था। राष्ट्रपति राज्यपाल के लगभग सेम सी है। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 59 में, 59 में। कहां पर है? 59 में। शर्तों का मतलब उसका जो वेतन है वो कितना दिया जाएगा, उसको विशेष अधिकार है। ठीक है, बिना किराए बिना वो रह सकता है, ये उसकी शर्तें हैं। लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। ठीक है, ये उसकी शर्तें हैं। वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 59 में। मैं आपको एक एक आर्टिकल के साथ एक एक चीज बता रहा हूं, मैं आपको ध्यानपूर्वक पढ़े और ध्यानपूर्वक देखें। अपने 4th ग्रेड के अंदर जो जितने भी पॉलिटिकल आएगी वो लगभग इन्हीं क्लासों से आएगी, मेरा विश्वास है। और मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को बनाने के लिए मेरे को कम से कम पूरा दिन लगता है। 80 क्वेश्चन निकालने या 100 क्वेश्चन निकालने के लिए पूरा दिन और पूरी किताब को मैं देखता हूं, और उसके बाद में मैं डिस्कशन। और जितने भी ये क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं वो अपने ऑथेंटिक बुकों से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिक बुकों से आ रहे हैं। ठीक है, बात समझा रही है? तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें भी। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा शपथ किस अनुच्छेद द्वारा ली जाती है? तो आर्टिकल 60 द्वारा ली जाती है, 60 द्वारा ली जाती है राष्ट्रपति की शपथ। ठीक है, याद रखें इस बात को। और इसी के बाद साथ में याद रखें जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो याद रखें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है अभी? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और यह क्वेश्चन अभी जेल प्रेरी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जेल प्रेरी के अंदर ये आया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आज के पेपर वाले में जेल प्रेरी में आया क्वेश्चन है। आगे ये लिखा भी है, ये क्वेश्चन आया है। तो याद रखें इस बात को, ये जेल प्रेरी में आया क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आज मेरे को नहीं पता था, ये क्वेश्चन कल बन गए थे, परंतु कल बना के आए हूं, फिर भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये जेल प्रेरी में आया अभी। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद द्वारा
लगाई जाती है। ठीक है, तो आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है, याद मैं आपको बताता हूँ, 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, 1/4 सदस्यों द्वारा समर्थन होता है, 2/3 इंटू 2/3 लोकसभा और राज्यसभा से पारित होता है तो राष्ट्रपति हट जाता है। पर एक चीज याद रखना, अब तक कोई एक भी राष्ट्रपति पर एक बार भी महाभियोग नहीं लगा है, इस बात को ध्यान में अपने दिमाग में रखें। महाभियोग एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य है? तो 14 दिन पूर्व। कितने? 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी अनिवार्य है। यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? महाभियोग लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? महाभियोग। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया ओनली फॉर भारत के संविधान में राष्ट्रपति पर लगती है और किसी पर नहीं लगती, राष्ट्रपति पर लगती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट पर लगती है परंतु महाभियोग नहीं लगता। महाभियोग ओनली फॉर किस पर लगता है? राष्ट्रपति। और महाभियोग का सूत्र क्या है? ये सूत्र है, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है उसका 1/4 सदस्य सहमत हो, 2/3 से कुल सदस्यों का 2/3 कम से कम बहुमत हो, ठीक है, पारित होता है। आगे देखें, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस आधार पर लगाई जाती है? तो संविधान के अतिक्रमण पर। मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? जब संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या संविधान द्वारा उसका दुरुपयोग किया जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त है तो चुनाव कितने माह में करवाना अनिवार्य है? तो 6 माह में। अगर राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति मतलब मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे जाए, महाभियोग ले जाए, किसी कारण से पद रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का, तो उसका चुनाव कितने माह में करवाना अनिवार्य है? तो याद रखें 6 माह में। 6 माह में चुनाव करवाने अनिवार्य है, याद रखें इस बात को, ठीक है। आगे देखें, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो याद रखें अर्धन्यायिक प्रक्रिया। कैसे प्रक्रिया है भी? ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, मतलब न्यायिक प्रक्रिया नहीं, क्योंकि ये संसद के अंदर चलती है, तो याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखें आर्टिकल 56(1) में। देखो दो बातें हैं, एक तो है महाभियोग की प्रक्रिया वो तो 61 में, ठीक है, और महाभियोग लगेगा ये किसमें है? 356(1) में। और एक महाभियोग के बारे में आर्टिकल 301 के परंतु 1 में भी कहा गया है, आर्टिकल 361 में भी, सॉरी आर्टिकल 361 में भी महाभियोग शब्द का प्रयोग हुआ है राष्ट्रपति के बारे में, और 56 में भी हुआ है, और प्रक्रिया कहां पर है? आर्टिकल 61 में है, ठीक है, याद रखें इस बात को। कौन से अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा? तो कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 62 में। मतलब 62 में क्या कहा गया है? 62 में ये बोला गया हुआ है कि राष्ट्रपति के चुनाव मतलब पद खाली करने से पहले चुनाव करवाने के लिए, मतलब उसकी कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उसका चुनाव प्रक्रिया वो पूरी कर ली जानी चाहिए, ठीक है। आगे देखें, राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो याद रखें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ओनली फॉर संसद के लेते हैं, विधानसभा के या ना विधान परिषद के किसी के नहीं लेते, निर्वाचित लेते हैं, और प्लस में कौन से? मनोनीत। अब देखो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो ये भाग लेते हैं, प्लस में निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो याद रखें 5 लाख रुपए है। कितना है अभी? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन है, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईकोर्ट की नियुक्ति, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? अभी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो आर्टिकल 76 के तहत, 76 के तहत। अब देखो ये क्यों दिया मैंने नियुक्ति के, तो याद रखें नियुक्ति किसकी करता है? महान्यायवादी की राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, किस आर्टिकल के तहत? 76 के तहत, ठीक है। आगे देखें, राष्ट्रपति राज्यों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल 155 के तहत सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल या प्रशासकों, ये प्रशासकों की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के द्वारा करता है? तो आर्टिकल 239, मतलब 239 के तहत, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें या तो उपराज्यपाल या फिर प्रशासक नियुक्त करता है, ठीक है, याद रखें इस बात को। उपराज्यपाल या प्रशासक नियुक्त करता है कौन? राष्ट्रपति, आर्टिकल 239 के तहत। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अनुसार लोकसभा में 2
आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है तो आर्टिकल 331 के तहत करता है। कितने? आर्टिकल 331 के तहत करता था। ये करता था, ये लिखो, लिखा भी हुआ है, मनोनीत करता था तो आर्टिकल 331 के तहत। देखो एक चीज बताता हूँ, ये वन लाइनर क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि अपनों ने लगभग पूरा संविधान वन लाइनर से करना है, फिर इसी के साथ थ्योरी भी करनी है और उस थ्योरी के साथ एमसीक्यूज भी करने हैं। ठीक है, तो कम से कम अपने 1.5-2 मंथ में अपनों ने पॉलिटिकल का जो जितना भी सिलेबस है वो अपनों ने कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अपने थोड़ा सा इस वन लाइनर में थोड़ा सा अपने स्पीड से चलेंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है, एक बार आपको मैं पढ़ा दिया है, एक बार आप इसको दोबारा क्लास को देखें, तीसरी बार इन क्वेश्चनों को एक बार आप अपनी नजरों से निकालें तो आपको लगभग याद हो जाएगा, पूरा टॉपिक आपको एक बार में कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। यह प्रावधान कब समाप्त किया गया? तो याद रखें 104वां संविधान संशोधन 2019। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, आने वाला क्वेश्चन है भी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रावधान कब समाप्त किया गया? 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा क्या कर दिया? अभी इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो याद रखें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, वह कौन से क्षेत्र के? मनोनीत करता है, ऐसे लिख लो भी, मनोनयन करता है, मनोनीत करता है, वो किस क्षेत्र से है? तो याद रखें साहित्य से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, कला से होते हैं और समाज से भी होते हैं। ये क्षेत्र है, ये याद रखना भाई। किस क्षेत्र से 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? साहित्य से करता है, कला से करता है, समाज सेवा से करता है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवी से वह 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो याद रखें राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति संसद की अयोग्यता का निर्धारण करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ है। राष्ट्रपति किसके परामर्श पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, किसके परामर्श पर करता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। किसके करता है अभी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर। देखो ये क्वेश्चन मैं रिलेटिव लेके आया हूं, पहले अयोग्यता की बात की, फिर उसी रिलेटिव का क्वेश्चन लेके आया हूं, मतलब रिलेटिव से क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को। आगे देखें। राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? अब देखो वापस 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों मैंने बता दिया आर्टिकल 103 के तहत। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं तो आर्टिकल 103 के तहत। देखो आर्टिकल 103 के तहत क्या होता है? आर्टिकल 103 के तहत होता है सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण। कौन है तभी? सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण। ठीक है, तो सबसे पहले कौन करता है? तो याद रखें राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श पर करता है? तो परामर्श याद रखें किसके परामर्श करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। किसके करता है अभी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। समझ आएगी बात? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के। किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल भी याद रखा 103 के। अब इससे बाहर क्या क्वेश्चन जाएगा? मैंने आपको जो आर्टिकल उसके सब पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो सब बता दिए मैंने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप इन चीजों का। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत संसद के सत्र को आहूत या सत्रावसान या लोकसभा का विखंडन कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 में। मतलब ये समझ तो आया ना, ये आर्टिकल 103। आर्टिकल 103 सांसदों की अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है अभी? राष्ट्रपति। किसके परामर्श और? केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। कौन से आर्टिकल? 103 के तहत। अब देखो सत्रावसान भी, सत्र को आहूत मतलब सत्र को बुलाता कौन है? तो याद रखें। ठीक है, इसके बाद सत्रावसान कौन करता है? मतलब एक सत्र में सत्र को स्थगित करना सत्रावसान करता है। और लोकसभा का विघटन या लोकसभा को भंग करना, लोकसभा का विघटन, ये तीनों काम कौन करता है? ये तीनों काम राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। और किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 85 के तहत करता है। किसके तहत करता है? आर्टिकल 85 के तहत। मैं वापस बता रहा हूं, देखो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है, मतलब सत्र को बुलाता है। सत्रावसान एक सत्र के अंदर स्थगित करना और लोकसभा का विखंडन करना, मतलब लोकसभा को भंग करना। ये सारे काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो याद रखें राष्ट्रपति। अब देखो मैंने 2 यहां से क्वेश्चन बनाए हैं। पहली बात तो देखो संयुक्त बैठक, चलो एक क्वेश्चन आगे अपने लेते हैं उसके बाद आते हैं। देखो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखें लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है अभी? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के द्वारा बुलाई जाती है? तो याद रखें आर्टिकल 108 के द्वारा। मतलब किसके द्वारा? आर्टिकल 108। अब सुनो,
पहली बात देखो, आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाई जाती है अभी? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या बुलाई जाती है अभी? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, क्यों बुलाई जाती है? तो साधारण विधेयक पर, किस पर भी? साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर, मतलब साधारण विधेयक पर गतिरोध मतलब दोनों में आपसी झगड़ा होने पर, मतलब दोनों सदनों का, तब बुलाता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है अभी? राष्ट्रपति बुलाता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप अध्यक्षता याद रखें, अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है अभी? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, याद रखें इस बात को। ठीक है, अब बात समझ रही है? मैं वापस बता रहा हूं, देखो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक, देखो 108 में अपने क्या बुलाते हैं? इमरजेंसी आती है। 108 में कौन सी वेन आती है? इमरजेंसी। संयुक्त बैठक की कब बुलाई जाएगी? जब इमरजेंसी होगी। तो याद रखें 108 आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इस संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। क्यों बुलाता है? साधारण विधेयक पर गतिरोध। ये साधारण विधेयक लिखना भाई, विधेयक पर गतिरोध होने पर। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी मैं बता देता हूं किस आर्टिकल के तहत करता है लोकसभा अध्यक्षता? आर्टिकल 118 4 के तहत करता है। किसके तहत करता है अभी? आर्टिकल 118 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, ये याद रखें इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब तक संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट कह रहा है संसद के कौन सा विधेयक, संसद में कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है? तो याद रखें कौन सा विधेयक अनुमति से पेश किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? धन विधेयक। कौन सा किया जाता है अभी? धन विधेयक पेश किया जाता है। अब देखो धन विधेयक भी किया जाता है और भी किया जाता है, जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करनी हो, किसी नए राज्य की स्थापना करनी हो, तो राष्ट्रपति के पास पहले पूर्ण अनुमति से ही बिल आता है, वो ऐसे बिल। ठीक है, धन विधेयक मतलब संसद में जब ऐसा बिल रखा, धन विधेयक का बिल रखा जाता है, तो उससे पहले क्या किया जाता है? उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति ले सकता है। तो इसलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या नहीं भेज सकता? पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता ये। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत विधायकों, ये विधायकों नहीं है, विधेयकों है। क्या है भी? ये विधेयकों है, विधेयकों। जो बिल होते हैं ना, बिल की बात कर रहे हैं यहां पर, बिल, बिल पर अनुमति प्रदान करता है। तो याद रखें आर्टिकल 111 के तहत, किसके तहत भी? आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा है, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत कितने प्रकार की वीटो शक्ति? तो 3 प्रकार की है। और 3 प्रकार की कौन कौन सी है? तो पहली बात है आर्टिकल 111 में कितने प्रकार की शक्ति है? 3 प्रकार की है। पहली है आंत्यांतिक वीटो, आंत्यांतिक वीटो। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखें कि आंत्यांतिक वीटो है। ठीक है, दूसरी फिर कौन सी वीटो आती है? दूसरी आती है निलंबनकारी वीटो। कौन सी आती है भी? निलंबनकारी वीटो। ठीक है, फिर तीसरी आती है कौन? तीसरी वीटो आती है कौन सी? पॉकेट वीटो। कौन सी आती है भी? पॉकेट वीटो। तो अपने ये इन वीटो पर बात भी कर चुके हैं, और वैसे करंट में भी जो अपने क्लास विनोद सर है वो उनके भी बारे में उन्होंने देखा था। देखो आंत्यांतिक वीटो का मतलब होता है किसी बिल को अस्वीकार करना। क्या करना भी? अस्वीकार। इस आंत्यांतिक वीटो का यूज करने वाले पहले कौन थे? राष्ट्रपति। तो याद रखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में किया था। ठीक है, निलंबनकारी का वीटो का मतलब होता है किसी बिल को पुनर्विचार के लिए भेजना। किसी बिल को क्या करना भी? पुनर्विचार के लिए। अब एक चीज याद रखना, अगर राष्ट्रपति ने कोई बिल पुनर्विचार के लिए भेजा है और संसद ने उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करने के लिए क्या हुआ है? बाध्य है, मतलब उसको मंजूरी करने के लिए क्या है? बाध्य है। और पॉकेट वीटो का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया नहीं। कोई प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई बिल आया है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है, तो वो होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, इस पॉकेट वीटो का यूज करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे भी? ज्ञानी जैल सिंह थे। उन्हें 1966 में डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का यूज किया था। तो याद रखें इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रपति किसकी बात कर रहा है अभी? राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? मतलब राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो याद रखें आर्टिकल 103 के तहत करता है। किसके तहत करता है भाई? आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, जहीं भी आर्टिकल मैंने जो बताया है, जो मेन फैक्ट है, उसके मैंने जितने भी पॉइंट है, जितने भी क्वेश्चन है, वो मैं सब लेके आया हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, और लगभग 80 क्वेश्चन मैंने बनाए। 80 क्वेश्चनों का मतलब है कि वन लाइनर क्वेश्चन है ये। कैसे है भी? वन लाइनर। वन लाइनर के अंदर मैंने लगभग सारी चीजें इसमें समा दी गई है। ठीक है, तो याद रखें इस बात को। तो सबसे पहले देखें आर्टिकल 123 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। इसी से रिलेटिव दूसरा क्वेश्चन देखें, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है।
देखो एक चीज बताऊं, एक इससे पहले एक अधिनियम आया था 1919 का अधिनियम, उसके अंदर अध्यादेश के जारी करने की शक्ति थी गवर्नर जनरल को, पर अपने राष्ट्रपति को किसके अधिनियम के तहत दी है? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 माह हो सकती है। कितनी हो सकती है भी? 6 माह हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो बात समझाएगी, अब 3 बातें समझाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 123 के क्या करता है अभी? अध्यादेश जारी करता है। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है इसकी? 6 माह हो सकती है। कितनी हो सकती है भी? 6 माह हो सकती है। अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है अभी? राष्ट्रपति करता है। याद रखें, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद का सत्र नया चल रहा हो और देश में किसी कानून की आवश्यकता हो, तब अध्यादेश जारी किया जाता है। और वैसे सरकारें क्या करते हैं, जो बिल पास नहीं कर सकती, मतलब संसद में पास नहीं होते, उनको अध्यादेश के रूप में पारित करवा देती है। ठीक, तो याद रखें, इसका दुरुपयोग भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत करता है? तो याद रखें, आर्टिकल 124 के तहत करता है और एक कोलिजियम प्रणाली के तहत करता है। किसके? कोलिजियम। देखो कोलिजियम प्रणाली मैं आपको समझाऊंगा जब राष्ट्रपति कराएंगे अपने कोलिजियम प्रणाली। और कोलिजियम प्रणाली कब चली थी? याद रखें 1998 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1998 में बनाई गई थी। मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है प्लस अन्य जज होते हैं, उनकी परामर्श पर करता है। आगे देखें, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल याद रखें कौन से में है? 72 में। मतलब राष्ट्रपति समाधान कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत कितने प्रकार की क्षमा कर सकता है? तो याद रखें 5 प्रकार की। कितने प्रकार की कर सकता है? 5 प्रकार कर सकते। पहली देखो, पूर्ण समाधान कौन सी करता है अभी? पहले कौन सी करता है? पूर्ण समाधान। ठीक है, पहले तो याद रखें पूर्ण समाधान मतलब फांसी की सजा को माफ कर सकता है, पूर्ण समाधान कर सकता है। फिर कर सकता है लघुकरण। क्या कर सकता है अभी? लघुकरण कर सकता है। ठीक है, फिर 3 नंबर पर पूर्ण समाधान कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। इसके बाद और क्या कर सकता है? और कर सकता है वह परिहार। क्या कर सकता है अभी? परिहार कर सकता है। चौथी कर सकता है विराम। कौन सी कर सकता है अभी? विराम कर सकता है। और 5वीं कौन सी कर सकता है? प्रविलंबन। कौन सी कर सकता है अभी? प्रविलंबन। अब देखिए, अब मैं आपको एक छोटा छोटा हिंट बता देता हूं, वैसे मैं इसको पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। पूर्ण समाधान का मतलब फांसी की सजा या पूर्णतः किसी को माफ करना, वो होता है पूर्ण समाधान। लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रगति में चेंज करना। किसमें? प्रगति में चेंज करना। परिहार का मतलब होता है अवधि में चेंज करना। क्या होता है अभी? अवधि में चेंज करना। ठीक है, विराम का मतलब होता है परिस्थिति देकर की सजा को कम करना। और प्रविलंबन का मतलब है अस्थायी रूप से रोक लगाना। क्या लगाना भाई? अस्थायी रूप से रोक लगाना। ठीक है, वापस आता हूं, 5 प्रकार की समाधान करता है। पूर्ण समाधान, पूर्णतः माफ करना। लघुकरण, किसी की सजा को प्रगति में कम करना। किसे? जिसे जैसे 10 वर्ष की किसी को कठोर कारावास मिली है, उसको 10 वर्ष के कठोर कारावास को सामान्य कारावास में, कठोर से सामान्य करना। ठीक है, और उसके बाद में परिहार मतलब अवधि में परिवर्तन करना। 10 साल की सजा को किसमें करना? 5 साल की सजा में करना। विराम का मतलब उसकी परिस्थिति देकर, मतलब उसकी बीमारी न है वो परिस्थिति देकर। और प्रविलंबन का मतलब अस्थायी रूप लगाना, किसी को अस्थायी रूप से रोक लगाना। याद रखें इस बात को। ठीक है, आगे देखें, बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है? तो याद रखें आर्टिकल 143। मतलब राष्ट्रपति कुछ मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है? परामर्श, मतलब सलाह लेता है। वो किस आर्टिकल के तहत लेता है? तो याद रखें आर्टिकल 143 के तहत लेता है। किसके तहत लेता है? 143 के तहत लेता है। याद रखें इस बात को। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास कितने आपातकालीन शक्तियां? तो 3 आपातकालीन शक्तियां। देखो 3 कौन सी है? पहले तो आती है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सी आती है अभी? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, वैसे मैं एक चीज पहले बताता हूं, जो आपातकाल उपबंध है, आपातकाल के बारे में है, वो भाग नंबर किस में है? भाग नंबर 18 में है। कहां पर अभी? भाग नंबर 18 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो याद रखें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आर्टिकल जो आपातकाल के हैं। ठीक है, ये शक्तियां पहले राष्ट्रपति शासन, दूसरा लगता है राष्ट्रपति शासन। कौन सा लगता है अभी? राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, तीसरा लगता है वित्तीय आपातकाल। कौन सा लग सकता है अभी? वित्तीय आपातकाल। ये 3 आपातकाल लगाए जाते हैं, वित्तीय आपातकाल लगाया था। ठीक है, राष्ट्रपति 3 आपातकाल लगा सकता है। एक चीज याद रखें, भारत के अंदर अब तक एक बार भी लगता नहीं लगा, अब तक एक बार भी नहीं लगा। याद रखें, एक बार भी नहीं लगा। देखो, ये राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है?
युद्ध, बाहरी आक्रमण, बाहरी आक्रमण, या फिर युद्ध, बाहरी आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह पर, किस पर भी, सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होने पर। ठीक है, वापस देखो, और राष्ट्रपति के बाद 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति है। पहली कौन सी है भी, तो पहली याद रखे कौन सी है, पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरे राष्ट्रपति शासन, तीसरे वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन राज्य का संवैधानिक तंत्र, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल भारत के अंदर या किसी राज्य, मतलब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब लगाया जाता है। ठीक है, याद रखें इस बात को। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी राज्य को का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत आपातकाल जारी कर सकता है, तो आर्टिकल 356 के तहत। ये क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक है, ये देखो पीछे भी बताया। हाँ, आर्टिकल नहीं बताया क्या, हाँ तो बताता हूँ। देखो ये आर्टिकल 352 के तहत लगता है, ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है, और ये आर्टिकल कौन से 360 के तहत लगता है। ठीक है, याद रखें 352, 356 और 360 के तहत। ये क्वेश्चन था तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है, 356 के तहत। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा और कम से कम से प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए, तो 50-50। याद रखें 50-50 का मतलब कि अगर किसी ने राष्ट्रपति बनना है तो उसको 50 व्यक्ति क्या करें, उस नाम को प्रस्तावित, मतलब प्रस्ताव भेजे कि भी हाँ ये व्यक्ति को इसको क्या बनाना चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए देना चाहिए। और 50 ही व्यक्ति क्या हो, अनुमोदित, मतलब उसको क्या करना चाहिए, अनुमोदित करना चाहिए। तो 50-50। और याद रखना राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि कितनी होती है, जमानत राशि 15,000 होती है। जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 होती है। इसी के साथ एक चीज और याद रखें, अगर किसी व्यक्ति को अगर 100 वोट है, कितने हैं, 100 वेद मत है, क्या है भी, वेद मत है, और इन 100 मतों का 1/6 मत न मिले, मत से कम मिले, तो उनकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है। जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, याद रखें इसको। ठीक है, तो जमानत राशि क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाती है, याद रखें। मतलब अगर किसी वेद मतों का 1/6 वोटों से क्या मिले, कम मिले, तो जमानत राशि क्या कर ली जाती है, जब्त कर। और जमानत राशि जब्त होता है तो बेइज्जती बहुत होती है। कई बार देखा होगा अपने गाँव में या शहर में वार्ड मेंबर की वगैरह कईयों की जमानत जब्त हो जाती है, कहते तेरी तो जमानत जब्त होगी। तो ये जो पैसा होता है वो आरबीआई में, बैंक में जमा होता है। आगे देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन से सदस्य और उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, तो याद रखना सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किस में भाग नहीं लेते, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, याद रखें ये बात, महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप एक लाइक से कुछ नहीं होता, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, कौन सी क्लास कब आ रही है, कितने बजे आएगी, वो सब चीज़ें मिलेगी आपको। और ज़्यादा अगर आपने नोट्स ये पीपीटी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्राइब में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करें और आप सीधा टेलीग्राम हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल कितने सदस्य बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के कितने सदस्यों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तो याद रखें कुल सदस्य का कम से कम 2/3। कितना भी, कम से कम, ये कम से कम है, काम नहीं है, ये कम है, कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बताया था पीछे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है, तो 6 सप्ताह। ये मैंने आपको अध्यादेश के बारे में बताया। देखो क्या कह रहा है, ये समझना, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के पश्चात बिना अनुमोदन के रह सकता है। मतलब अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तब अध्यादेश जारी किया जाए, और उसके बाद में अगर 6 महीने में सत्र स्टार्ट हो जाए तो वो जो अध्यादेश है वो कितने सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, तो 6 सप्ताह। अगर 6 सप्ताह में उसको कानून बना तो वो कानून बन जाएगा, अगर उसे रद्द किया तो रद्द कर दिया, अगर 6 सप्ताह कुछ नहीं किया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति हर प्रत्येक 5 वर्ष, कभी
प्रत्येक 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या करता है अभी, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग का गठन करता है, याद रखें इस बात को, ठीक है, वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन था? मतलब निर्विरोध मतलब ऐसे राष्ट्रपति जिनका चुनाव नहीं हुआ, सीधे निर्विरोध चुने गए थे, वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे भाई? नीलम संजीव रेड्डी। ये सीधे क्या है क्वेश्चन, ये सीधे आपके फैक्ट है, इनको पढ़ना पड़ेगा सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्रपति को द्वितीय वीरता की मतगणना के पश्चात विजय घोषित किया गया? वीवी गिरी को। कौन से भी? वीवी गिरी को। पहली वीरता के अंदर ये मतलब वोटिंग बराबर होगी, तो दूसरे में फिर गिना गया तो वीवी गिरी जीते थे। ये मैं राष्ट्रपति में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, ये वीरता सूची क्या होती है, सब कुछ, ठीक है। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? तो याद रखिए वीवी गिरी। देखो जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तब ये क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी क्या थे भी? उपराष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति होने के बाद में इन्हें क्या बना दिया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। क्या बनाया अभी? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। और कार्यवाहक राष्ट्रपति से इन्होंने क्या दे दिया था? त्यागपत्र। मतलब कहने का मतलब उपराष्ट्रपति से या कार्यवाहक राष्ट्रपति से इन्होंने क्या दे दिया? त्यागपत्र। क्योंकि आगे इन्होंने चुनाव लड़ा था किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। तो याद रखें। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? बीडी जती। ये क्वेश्चन पिछली बार रीट के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये रीट शायद तक 2020 वाले में पूछा गया था, इस अभी नहीं, इससे एक पिछली हुई थी उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो याद रखें, अब तक के राष्ट्रपतियों में सर्वाधिक अवधि तक पद पर बने रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या अंतरिम राष्ट्रपति भी थे? क्या थे भी? अंतरिम राष्ट्रपति। ये मैंने आपको बताया है कि 26 जनवरी 1950 को इन्होंने क्या ली थी? राष्ट्रपति की शपथ ली थी, अंतरिम राष्ट्रपति की, ठीक है। नेक्स्ट देखें, 4 बार प्रधानमंत्रियों की शपथ दिलाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखें सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मतलब इन्होंने 4 बार प्रधानमंत्री क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। और ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं और वह शपथ नहीं दी। मतलब भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जिन्होंने ना तो कभी किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया और ना ही उनको क्या दिलाई? शपथ दिलाई। और वो कौन थे? जाकिर हुसैन, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को घुमा घुमा के लेके आया हूं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया। तो याद रखिए वीवी गिरी, ठीक है। ये वीवी गिरी थे, मैंने पीछे आपको बताया है, ठीक है। इन्होंने त्यागपत्र दिया और उसके बाद इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और ये जीत भी गए थे, द्वितीय वीरता सूची में जीते। भारत के एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। तो याद रखे बीडी जती। और दिलाई किसको थी? मोरारजी देसाई को दिलाई थी। किसको दिलाई थी भी? मोरारजी देसाई को। इन्होंने मोरारजी देसाई को शपथ दिलाई थी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। तो याद रखें नेक्स्ट, ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। तो याद रखें ज्ञानी जैल सिंह ने किया। कब किया? 1986 में किया, डाकघर विधेयक में किया। किसमें किया? डाकघर विधेयक में। याद रखें इस बात को, ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया, जो मैंने अभी आपको बताया पॉकेट वीटो क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखें के आर नारायण थे। कौन थे भी? के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, ठीक है। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो याद रखें जाकिर हुसैन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी क्या हुई है? मृत्यु। एक उपराष्ट्रपति याद रखना कौन थे? कृष्णकांत थे। कौन थे भी? कृष्णकांत। उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो याद रखें कृष्णकांत, ठीक है। याद रखें कृष्णकांत थे। नेक्स्ट देखें, भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो याद रखें नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं और निर्विरोध भी जीते हुए। भारत के ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। तो याद रखें मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। याद रखें, वेरी वेरी क्वेश्चन है, बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन है? वीवी गिरी। कौन है भी? वीवी गिरी। देखो ऐसे व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। कौन है? वीवी गिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसी महिला राष्ट्रपति जो राजस्थान राज्य की राज्यपाल रह चुकी है। तो याद रखें प्रतिभा पाटिल। कौन है भी? प्रतिभा पाटिल है, याद रखें। और राजस्थान राज्यपाल से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था, ठीक है। याद रखें। आगे देखो, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखें द्रौपदी मुर्मू है। कौन है भी? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। क्रम के अनुसार तक 15वें नंबर पर, व्यक्ति के हिसाब से 16वें पर है। आगे देखिए कैसे नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? तो मैंने बताया था लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो
हाँ, आज के यहाँ तक ही अपनी क्लास थी और मैंने आपको बताया है कि जो मैंने ये टॉपिक करवाए हैं यहाँ से अपने जेल प्रेरी के पेपर में सभी क्वेश्चन आए हैं। तो आप मुझ पर विश्वास रखें, अभिनव कैरियर पर एकेडमी पर विश्वास रखें और आप क्लासों को रेगुलर लगाते रहें। ठीक है, मेरा विश्वास है कि आप इन क्लासों को लगाओगे तो आपको कुछ ना क्या बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आप मेरे साथ इतनी देर जुड़े रहे और साथ क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके भाई बंधुओं का भी क्या वो भला हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको फ्री क्लासेस दी जा रही है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। ठीक है, और कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बाकी आपके जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर देखें, सभी नोट्स आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। सभी सब्जेक्ट की सभी PDF आपको वहाँ उपलब्ध हो जाएगी। नहीं तो अपने हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है, हमारे जो एकेडमी के नंबर है, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है, और क्लास को शेयर जरूर करें। धन्यवाद जी।